नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम खंड काव्य जिसका नाम है आलोक वृत्त, जो कि रचना है गुलाब खंडेलवाल की, इसको देखने वाले हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किस किस जिले वाले बच्चे को ये पढ़ना है। तो अपने अपने जिले के हिसाब से खंड काव्य जिससे 5 नंबर का सवाल आता है इसको तैयार कर लीजिए। तो आइए हम आलोक वृत्त खंड काव्य पर बात करते हैं। तो गुलाब खंडेलवाल, ठीक है, किसके रचयिता कौन है? तो कहेंगे गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोक वृत्त खंड काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। यह 8 सर्गों में, कितने सर्गों में? तो कहोगे गुलाब खंडेलवाल के द्वारा विरचित खंड काव्य जिसका नाम है महात्मा, जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिस खंड काव्य का नाम है आलोक वृत्त। यह 8 सर्गों में विभाजित है, जिसमें गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया है। अब यहाँ पर आपसे इसका सारांश पूछ सकता है, तो हम इसमें हर सर्ग के संक्षिप्त तौर पर इसकी कहानी को देखते हैं। ये भी हो सकता है कि प्रथम सर्ग का सारांश लिखो, सप्तम सर्ग का सारांश लिखो, ये भी पूछ सकता है, या सिर्फ इतना सवाल आ सकता है कि आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश लिखो। तो हम इसके हर सर्ग के सारांश को समझते हैं। प्रथम सर्ग जिसमें भारत का अतीत ये दिखाया गया है। कवि सबसे पहले भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करता है और तत्कालीन भारत की दुर्दशा का चित्रण करता है। यह वह समय था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देशवासी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इसी पराधीन भारत में स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति 1857 के ठीक 11 वर्ष बाद गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी के आपके का जन्म होता है। उनके जन्म के साथ ही इस सर्ग की समाप्ति हो जाती है, जो यह संकेत करता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक नया युग का आरंभ होने वाला था। दूसरे सर्ग पर पहुंचेंगे। उनके प्रारंभिक जीवन को दिखाया है कि गांधी जी के बचपन की घटनाओं का उल्लेख है कि वे अंग्रेजों की नीतियों से चिंतित होते हैं और स्वयं को मजबूत बनाने के लिए चोरी छुपे मांसाहार करने लगते हैं, लेकिन अपने पिता के सामने सच स्वीकार कर पश्चाताप करते हैं। उनकी शादी कस्तूरबा से होती है। उच्च शिक्षा के लिए वे विदेश जाते हैं और अपनी माता से किए गए वचनों का पालन करते हैं। माता के निधन के बाद वे देश सेवा का संकल्प लेते हैं। दूसरे सर्ग की कहानी के बाद हम पहुंचते हैं तीसरे सर्ग जिसमें अफ्रीका प्रवास दिखाया है। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जहां भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को देखकर वे आहत होते हैं, दुखी होते हैं। एक घटना में उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे वो ठंड में रात भर प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हैं। इस घटना से उनके भीतर आत्ममंथन होता है और वे निश्चय करते हैं कि रंगभेद और अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। गांधी जी अहिंसा को हिंसा से अधिक शक्तिशाली मानते हैं और सत्याग्रह का मार्ग अपनाते हैं। वे हजारों सत्याग्रही को नेतृत्व भी करते हैं। चौथा सर्ग आता है जिसमें भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत दिखाई है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से वे किसानों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। किसानों पर जब अंग्रेज दमन चक्र चलाते हैं तो गांधी जी के नेतृत्व में वे अहिंसात्मक विरोध करते हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार झुकने को मजबूर हो जाती है। फिर आता है पांचवा सर्ग जिसका हेडिंग है असहयोग आंदोलन। इस सर्ग में असहयोग आंदोलन का चित्रण किया है कि नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी का जोशीला भाषण स्वतंत्रता की लहर को और प्रबल कर देता है। इसी दौरान चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी आंदोलन स्थगित कर देते हैं और अंग्रेज उन्हें जेल में डाल देते हैं। जेल से छूटने के बाद वो हरिजन उद्धार, खादी प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं। 21 दिनों का उपवास रखते हैं और सत्य, अहिंसा तथा प्रेम का संदेश देते हैं। छठे सर्ग में नमक सत्याग्रह की दांडी यात्रा दिखाई है कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध अनुचित लगता है, क्योंकि नमक सभी के लिए आवश्यक पदार्थ है। वे दांडी यात्रा पर निकलते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। सत्याग्रहों पर गोलियां चलती हैं, किंतु वे डटे रहते हैं। इस आंदोलन से ब्रिटिश सत्ता हिल जाती है। फिर आता है सातवां सर्ग जिसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन दिखाया। इस सर्ग में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन है। गांधी जी के आह्वान पर
पूरा देश क्रांति की आग में कूद पड़ता है। अंग्रेजों द्वारा दमन चक्र चलाया जाता है जिसमें कई युवक शहीद हो जाते हैं। इसी समय कस्तूरबा गांधी का निधन हो जाता है जिससे गांधी जी को गहरा आघात भी पहुंचता है। 8वां सर्ग देखें तो स्वतंत्रता और गांधी जी की पीड़ा। अंततः भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तिरंगा फहराया जाता है, किंतु देश का विभाजन गांधी जी को पीड़ा पहुंचाता है। सांप्रदायिक दंगों से आहत होकर वे उपवास रखते हैं और शांति की प्रार्थना भी करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो आलोकवृत्त केवल गांधी जी के जीवन का एक काव्यात्मक चित्रण नहीं बल्कि यह सत्य, अहिंसा और आत्मबल का संदेश देता है। तो यह खंडकाव्य पाठकों में देश प्रेम, मानवता, त्याग और सत्याग्रह की भावना को जागृत करता है। तो इस तरीके से पूरी कहानी को संक्षेप में लिख सकते हैं आप। इसको और छोटा कर सकते हैं। अगर ये पूछा है कि आलोकवृत्त खंडकाव्य का सारांश लिखो तो आप इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सर्ग के बारे में है तो थोड़ा सा आपको 5 नंबर के हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा सर्ग का सारांश बताया। अब साहित्यिक हिंदी वालों से समीक्षा भी पूछ लेता है, तो वहां पर आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसके भावात्मक सौंदर्य को बताएंगे, फिर कलात्मक सौंदर्य। भावात्मक सौंदर्य में आप लिखेंगे वर्ण विषय। आलोकवृत्त खंडकाव्य ओजपूर्ण शैली में लिखा गया एक प्रभावशाली काव्य है। 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का सुंदर चित्रण करता है। कवि ने ऐतिहासिक घटनाओं और गांधी जी के आदर्शों को अत्यंत संक्षिप्त और कलात्मक रूप में दिखाया है। फिर कथा संगठन कहेंगे। कवि ने स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं को क्रमबद्ध और प्रभावी ढंग से दिखाया है। इसमें देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता और मानवता के आदर्शों को सुंदरता से उकेरा है। रस निरूपण डालेंगे कि खंड काव्य में वीर रस की प्रधानता है जो कि स्वतंत्रता संग्राम के जोश और संघर्ष को प्रकट करता है। शांत श्रृंगार और करुण रस भी हमें इसमें देखने को मिलता है। कलात्मक सौंदर्य में कथोपकथन, डायलॉग है ना, काव्य में कथोपकथन कम है लेकिन जहां भी गांधी जी का संवाद दिखाया है वो प्रभावशाली और सारगर्भित है। उद्देश्य, इस खंड काव्य का उद्देश्य पाठकों को सत्य, अहिंसा, मानवीय मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों से परिचित कराना है। भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है, ओजस्वी खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों, मुहावरों और सूक्तियों का प्रयोग इसे प्रभावशाली बनाता है। छंद अलंकार की बात करें तो विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है लेकिन अलंकारों का अधिक प्रयोग नहीं किया, फिर भी अभिव्यक्ति प्रभावशाली बनी हुई है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि आलोकवृत्त केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि गांधी जी के आदर्शों का प्रेरणा स्रोत है। यह काव्य पाठकों में देशभक्ति, मानवता और सत्य, अहिंसा के प्रति आस्था जागृत करता है। तो ये आपने आलोकवृत्त खंड काव्य इस वीडियो में देखा। अब मैं जो बाकी खंड काव्य 2 और रह गए हैं इनको अगली वीडियो में आपको उपलब्ध कराती हूँ। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। कौन सा खंड काव्य आप देखना चाहते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वो आपकी सबसे पहले आपकी वीडियो आपको दिखेगी। वैसे आज ही आपको ये वीडियो दोनों बाकी खंड काव्य की भी मिल जाएंगी। नमस्कार।